हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य कुमार आप लोगों को सेकेंडरी का हाई स्कूल का सेकेंडरी का फिजिक्स पढ़ा रहा था, है ना। फिजिक्स में बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, आप थर्ड मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। थर्ड मॉड्यूल कौन सा है बच्चों? मूविंग थिंग्स। थर्ड मॉड्यूल कौन सा बच्चों? मूविंग थिंग्स। इसके पहले आपने मॉड्यूल 1 में फिजिक्स पढ़ी हुई है। मॉड्यूल 1 में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या था? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो एक यूनिट आपने पढ़ ली है, ठीक है। या यूं कह दूं कि फर्स्ट मॉड्यूल पूरा एक मॉड्यूल आपने उसमें पढ़ लिया है। इस मॉड्यूल में बच्चों चैप्टर 9 है ना। बीच के सारे चैप्टर किसमें है? केमिस्ट्री में। बता चुका हूं आपको, बीच के सारे चैप्टर किसमें बच्चों? केमिस्ट्री में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ इतने चैप्टर केमिस्ट्री में है। फिर उसके बाद फिजिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट होता है। फिजिक्स में बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। बच्चों हम लोग इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 3। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है, वेलोसिटी पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको 2 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक। पहला ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ, वो पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो स्टार्ट हो रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में होता क्या? देखो बेहद सिंपल है, बेहद सिंपल है। मैंने कहा अगर आप किसी ग्राफ में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट कर दें, है ना। ग्राफ बनाते हैं आप, मान लिया ये ग्राफ है आपका, ठीक। टेढ़ा हो गया क्या? लो सीधा कर देता हूं। ये बच्चों आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स वाई एक्सिस तो आप लोग जानते ही हो। एक्स वाई एक्सिस पर बच्चों मैंने कहा कि अगर वाई एक्सिस पर आपने पोजीशन डाल दी, ये देखो मैंने पोजीशन लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम डाल दिया कि इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ रहा होगा, इस डायरेक्शन में आपका पोजीशन बढ़ रहा होगा। तो इस टाइप के ग्राफ को आप क्या बताते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। और ध्यान सुनो, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप समझते हो बच्चों? स्लोप ये कितना ज्यादा वो एंगल बनाया हुआ है, थीटा। स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस से कितना, या यूं कह दूं कि जो आपने कर्व बनाया है वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, उस एंगल का जो टैन थीटा होता है, उस टैन थीटा को आप क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप। क्या कहते हो? स्लोप। तो जो स्लोप होता है किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या बताता है बच्चों? वेलोसिटी बता रहा होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है बच्चों? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। जैसे यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन और टाइम ग्राफ आपको लिखा हुआ है, आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? चलो थोड़ा जगह बनाने के लिए मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। स्लोप कैसे निकालते? देखो मान लिया ये कर्व पर मैंने 2 पॉइंट बना लिए, इसको इधर से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया। हमको चाहिए क्या? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है क्या, और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है कितना? ये है ना, ये परपेंडिकुलर है। इतनी लेंथ कितनी हो? यहाँ 20, यहाँ 30 है, तो बीच की लेंथ कितनी होगी बच्चों? 10 मीटर होगी क्या? तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 10 मीटर। बात समझ में आई? फिर मुझसे पूछा गया टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम का गैप होगा, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसके बीच का गैप कितना होगा बच्चों? 1 सेकेंड का होगा क्या? देखो इधर सेकेंड में बढ़ रहा है सब। तो अगर हमसे पूछा जाए स्लोप, तो स्लोप को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया बच्चों क्या होता है? टैन थीटा होता है। और टैन थीटा होता है क्या बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 10, और बेस कितना बच्चों? 1। तो स्लोप कितना आया? 10, ठीक। स्लोप कितना है बच्चों?
10, अच्छा 10 तो आया, इधर मीटर लिखा हुआ है, इधर सेकंड लिखा हुआ है, तो 10 ऊपर लिखोगे, सेकंड नीचे लिख दोगे, है ना। 10 मीटर ऊपर लिखोगे, सेकंड नीचे लिखोगे, क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है बच्चों, वेलोसिटी बता रहा है इजी, है ना, है इजी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई बच्चों। चलो अच्छा आगे देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ कई टाइप का होता है, कई टाइप्स का होता है। जैसे अगर हमको बताना हो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या यूं कह दूं कि वेलोसिटी आपका लगातार इंक्रीज कर रहा है या लगातार डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेटेड मोशन है। तो सबके लिए हमने अलग अलग टाइप का ग्राफ डिजाइन किया हुआ है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपने कहा स्लोप कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां पर भी निकालते इस वाले में, तो आप इसको कितना कहते हैं 10, और ये कितना आता है 1, है ना। तो 10/1 स्लोप कितना आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी देखते तो भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी देखते तो भी क्या आता है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी देखते तो भी स्लोप कितना आता है 10 मीटर पर सेकेंड। और मजे की बात देखो, अगर आपने कोई पोजीशन ये ले ली, ये आपने एक ट्रायंगल आपने ये बना लिया, तो इस ट्रायंगल के लिए आप अगर स्लोप देखते, यहां पर tan थीटा निकालते, तो भी कितना आता बच्चों। देखो एक काम करता हूं, पूरा मिटा के दिखा दूं क्या, लो पूरा मिटा दिया मैंने कहा यहां से यहां तक के लिए आपने 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे बनाया, एक पॉइंट यहां पे बनाया, आपको स्लोप निकालना था। मैंने कहा ये 2 पॉइंट मिला, हमने 2 पॉइंट ले लिया और 2 पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला दिया। तो वाई एक्सिस पर कितना गैप आ गया, देखो यहां लिखा है 10 और यहां लिखा है 40। क्या लिखा है बच्चों 40, लोग बड़े लेटर्स में लिख दिया, 10 लिखा है, यहां लिखा है 40, तो गैप कितना आ गया 40 - 10 कितना आया यहां पर 30, ठीक। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां बच्चों लिखा हुआ है 1 और यहां लिखा हुआ है 4, तो कितना गैप आ गया 3, है ना। तो ये 30 मीटर और यहाँ 3 सेकेंड। अगर हमसे स्लोप पूछ लेता तो आप क्या जानते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर और बेस कितना है बच्चों 3 सेकेंड। तो 3 से 30 काटोगे कितना आया 10, स्लोप कितना आया बच्चों, स्लोप आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी जगह से निकालो स्लोप आपका कांस्टेंट आ रहा है, स्लोप आपका कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट आ रही, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट आ रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है तो आप सीधी सीधी बात क्या कहोगे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होता है तो आप क्या कहते थे बच्चों, मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन। याद आया। तो आपने कहा सर यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कर्व है वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। कर्व कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होता है तो मोशन आपका कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आप कह दोगे कि ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। बात समझ में आई बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। लेकिन अगर हमसे ये कह दिया जाए ये कौन सा ग्राफ है, तो मैंने कहा याद करो बच्चों, मैं बता रहा था आपको लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर में सॉरी, अगर पोजीशन 0 पर है, ठीक, या किसी एक्स एक्सिस से मान लिया हमने पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस से 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। जब 0 सेकेंड था तब भी एक्स एक्सिस 2 मीटर डिस्टेंस पर था ओरिजिन पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर 2 मीटर डिस्टेंस पर ओरिजिन से, और 0 सेकेंड पर इतने पर था। फिर मैंने कहा 1 सेकेंड हुआ तो भी पोजीशन वही है, 3 सेकेंड हो गया तो भी वही है, 5 सेकेंड हो गया तो भी पोजीशन वही, यानी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो हमने कहा टाइम लगातार तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन अगर चेंज हो रहा होता तो कर्व ऊपर की ओर जा रहा होता, लेकिन कर्व आगे ना जा करके स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, या यूं कह दूं कि टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर आपका कर्व जा रहा है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है,
रेस्ट पर है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो अगर आपसे ये कह दे, अगर आपसे कह दे कि आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन अगर है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके दो केस बनते हैं। या तो ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किस पे है बच्चों, रेस्ट पर है। लेकिन हमने कहा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व में है, स्ट्रेट लाइन होने के बजाय जो कर्व है आपका वो थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे ये आपका, ठीक, पैराबोलिक कर्व है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे पोजीशन लगातार चेंज हो रही है कम कम वेलोसिटी में, सॉरी कम कम टाइम में, तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो ये कहा जाएगा, या आप इसको ना समझ पाओ तो सीधा सीधा कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर कर्व ऐसा भी बना हुआ है तो भी आप क्या कहोगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने कहा कि दो केस बने। पहला, इफ कर्व इज स्ट्रेट लाइन, कर्व इज स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली बात जो बन के आती है बच्चों कि अगर कर्व आपका जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कर्व इज एंटी पैरेलल मत लिख देना बच्चों, नॉट पैरेलल लिखना, इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, टाइम एक्सिस। जिस एक्सिस पर टाइम दिखाया जाएगा उस एक्सिस को आप टाइम एक्सिस कह दोगे। यहां एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया गया तो एक्स एक्सिस को क्या कहोगे बच्चों, टाइम एक्सिस कहोगे। तो मैंने कहा अगर कर्व आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है और कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तब क्या कहोगे, तब आप कहोगे ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ में आई बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि अगर केस नंबर बी, अगर ये कह दिया जाए कर्व जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, कर्व इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, तो हम कह देंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और तीसरा केस ये है कि अगर, या यूं कह दूं कि दूसरा केस, फर्स्ट केस में दो अलग अलग आपने पार्ट कर लिया, सेकेंड केस जो आपका बनता है केस नंबर 2, उसमें आपने कहा क्या कहा बच्चों, आपने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन कर्व में नहीं है, ठीक, कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा कह दोगे मोशन आपका कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, तो आप सीधा कह दोगे नॉन यूनिफॉर्म और मोशन। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, याद रखना रेस्ट पर नहीं होगा। रेस्ट पर होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के पैरेलल। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है और टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो आप कभी नहीं कह दोगे कि आपका रेस्ट पर था, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। पहला केस ये बना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, एंटी पैरेलल हो, या यूं कह दो कि नॉट पैरेलल हो, किसके, टाइम एक्सिस के, तो आप कह दोगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कर्व में है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट कैसा है आपका बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इतना डिटेल समझ में आया, इतना डिटेल समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। आपने अभी ग्राफ में 3-4 केस देखे, देखो पहला कहा स्ट्रेट लाइन हो, फिर आपने कहा स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो, फिर आपने कहा कर्व में हो, तब क्या क्या केस बनेंगे, तो आप मोशन के बारे में बता दिए। यहां पर कह रहा है कि इसके बारे में बताओ, तो मैंने कहा यह हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो कर्व है वो ए से बी गया,
ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी गया हुआ है। ओ से ए गया, बी से बी गया और फिर सी गया हुआ। तो अगर आपसे ये कहे बच्चों, अगर आपसे ये कहे कि इसके मोशन के बारे में बताओ, तो मैंने कहा हम इसको 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या मोशन को। तो हमने कहा ओ से ए में, फिर हम कहेंगे ए से बी में, फिर हम कहेंगे बच्चों बी से सी में। 3 पार्ट में हमारा कैसा मोशन हो रहा है। तो हमने कहा ओ से ए तक जाने में देखो स्ट्रेट लाइन पाथ है क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से यहाँ तक मोशन आपका कैसा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आप कहोगे मोशन आपका कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन तो है, तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो क्या, वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, चलो निकालते हैं। मैंने कहा ये पोजीशन ए लिखा हुआ यहाँ 5, ये रहा 5 और ये रहा 0। तो आपका एक ट्रायंगल बन गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हमेशा, है ना। तो आपको अगर स्लोप मिल जाए तो आप बता दोगे कि कितना वेलोसिटी है। चलो वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, मैं काम करता हूँ इसको बाद में बताता हूँ, तुरंत अभी बता दिया जाएगा सब। तो अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, देखो वेलोसिटी पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, tan थीटा यानी कि स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व का स्लोप निकालने का तरीका क्या, देखो जो y एक्सिस पर हो अपॉन जो x एक्सिस पर हो। y एक्सिस पर कितना, देखो 0 से 10 इतना ही ना है। तो यहां से इसका जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 10 मीटर और यहां से यहां तक टाइम कितना हो गया बच्चों 5 सेकेंड, है ना। तो हमने जब पूछा कि कितना करवाया तो आपने कहा 10/5 डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा क्या। तो आपने कहा 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। तो ओ से ए जाने में, ओ से ए जाते समय ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी। ठीक, तो ओ से ए के बीच में आपने मोशन को डिस्क्राइब कर दिया। फिर देखो ए से बी तक में, ए से बी तक में जब आपने ए से बी तक की बात कही तो आपने कहा सर ए से बी जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के क्या है बच्चों, पैरेलल। लो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि साफ हो जाए। मैंने कहा बच्चों ए से बी तक, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट तक में आपका जो कर्व है वो क्या है बच्चों, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो आप कहोगे ए से बी के दौरान, ए से बी के दौरान जब ग्राफ ए से बी के बीच में है तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इनएट या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा देखो ऑब्जेक्ट फिर से मूव करना स्टार्ट किया और पोजीशन बी से सी पहुंच गया। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व है और देखो कुछ स्लोप पर झुका भी हुआ है, कुछ स्लोप पर झुका भी हुआ है। तो एक काम करते हैं इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन तो है, ये तो हमें स्ट्रेट लाइन देख के पता चल गया। वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो फिर से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, अगर आपको पढ़ना हो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। चलो बिटवीन बी एंड सी, तो या यूं कह दूं कि बी से सी तक। जैसे ही आपने देखा स्ट्रेट लाइन पाथ है, जैसे आपने देखा बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ है, वैसे ही आपने कहा कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है। फिर आपसे अगर पूछा जाए वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी यानी कि क्या, स्लोप, है ना, स्लोप। और स्लोप कितना है, स्लोप निकालने का तरीका देखो, पॉइंट बी यहाँ लिखा हो जो 15 पर है और पॉइंट सी यहाँ लिखा हो जो 20 पर है। ठीक, इधर देखा आपने बी पर कितना लिखा हुआ है 10, आपने इसको इधर मिला दिया और इधर लिखा हुआ 40 आपने इधर मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लोगे और यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना है बच्चों, मैंने कहा यहाँ 10 है और यहाँ 40 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 40 - 10, है ना, 40 - 10 यानी कि क्या 30 मीटर, 30 मीटर। और यहाँ पर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 20 - 15 यानी 5 सेकेंड्स, 30 मीटर यहाँ 5 सेकेंड। तो स्लोप आपको निकालना है बच्चों, तो 30/5 लिखोगे क्या, 5 6 या
30, तो वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया आपको। तो बात समझ में आई, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी कितना 6 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीजें आपका पोजीशन टाइम ग्राफ में है, इतनी चीजें बच्चों आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में। आपने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ किसको कहते हैं, कौन कौन सी कंडीशन बनती है, और आपने उस पर एक न्यूमेरिकल लगा लिया। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी एग्जैक्ट वैसा ही, अगर आप किसी ग्राफ में the graph in which velocity and time are represented on y and x axis respectively, then the graph is called velocity time graph। देखो ये आपका y एक्सिस है बच्चों और ये आपका x एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने दिखाया हुआ टाइम को, ठीक, टाइम को हमने कह दिया सेकंड में मूव कर रहा टाइम, और इधर हमने दिखा दिया बच्चों वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी किस में जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो इस एक्सिस पर वेलोसिटी, इस एक्सिस पर टाइम। तो अगर वेलोसिटी आपका स्ट्रेट लाइन में मिल जाए, वेलोसिटी बच्चों आपको क्या मिल जाए, स्ट्रेट लाइन में मिल जाए, तो आप कहेंगे कि आपका वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मैंने नहीं कहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। फिर देखो हमसे कहा गया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। मैंने कहा ये ग्राफ है, ठीक, इस पर हमें 2 पॉइंट ले लिए, इस पर हमने 2 पॉइंट, इसको मिटा देता हूं पहले। एक पॉइंट बच्चों मैंने ये ले लिया, अगला पॉइंट मैंने ये ले लिया। मैंने कहा इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो थी वो u थी, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो v हो गई, ठीक। और u से v तक जाने में, ठीक, कितना टाइम इंटरवल लग गया, स्मॉल t टाइम लग गया। और हमसे पूछा जाए बच्चों कि इसका स्लोप निकाला जाए, तो मैं इसको ऐसे मिला दूंगा क्या, जब मैं मिला दिया तो इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ निकाल लूंगा तो स्लोप मिल जाएगा, है ना। तो स्लोप निकालने की ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये v है, ये u है, तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, ये कितना हो जाएगा बच्चों, v माइनस u, और इतना टाइम इंटरवल कितना लिखा है बच्चों, t। तो स्लोप की बात अगर कह दी जाए, स्लोप की बात कह दी जाए, स्लोप क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। याद है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो बच्चों एक्सेलरेशन आया, ये जो एक्सेलरेशन आया, इसको आप क्या कहोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, है ना। तो हमने सीधा सीधा कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा एक और चीज इसमें कह दिया गया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये नोट करके रख लेना, जब भी एरिया पूछेगा बच्चों, एरिया पूछेगा तो आप बताएंगे कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई बच्चों, ये 2 पॉइंट हमारा यहाँ पर नोटेबल था। चलो अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इफ एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कांस्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या यूं कह दूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकता, बात समझ में आई। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर हमसे ये कह दिया जाए बच्चों, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या दूसरी तरह से हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू क्या कह दूं बच्चों, कांस्टेंट। तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाना चाहें तो वेलोसिटी एक में दिखा दिया, टाइम एक में दिखा दिया।
एक एक्सिस पर वेलोसिटी है, दूसरे एक्सिस पर टाइम है। अगर हमारा जो कर्व है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो कांस्टेंट आ जाए, या यूं कह दूं कि स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो स्ट्रेट लाइन जब आ जाता है हमारा कर्व, तो हम कहते हैं कि हमारा मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक चीज याद रखना बच्चों, जब आप एरिया निकालेंगे तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर की वेलोसिटी है, टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया है, उसको आप पॉजिटिव ले लेते हैं, और टाइम एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है उसको आप निगेटिव ले लेते हैं। ठीक, तो ऊपर का एरिया निकाल करके नीचे का एरिया घटा देना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा पूरा आप कैलकुलेट करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल होने का मतलब क्या बच्चों, सारा चीज आप ऐड कर देते थे, है ना। तो हमने कहा कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, इतना पूरा। तो हमें क्या करना होगा, एक हमारा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखो मैं कलर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। फिर हमने कहा कि एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इन दोनों का आप एरिया निकाल लेंगे, तो ऊपर वाला डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। फिर बात आई कि सर इसके बाद क्या करोगे। देखो मैंने कहा एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, इसको ब्लू कलर से मैंने कलर कर दिया। ठीक, फिर हमसे कहा एक और ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको देखने हैं। एक ट्रायंगल आपने ग्रीन कलर से देख लिया, तो आपको कितने ट्रायंगल मिले, 4। एक ये और एक ये। इन चारों का आपको क्या करना होगा बच्चों, इन चारों का आपको निकालना होगा एरिया। जब आपने कहा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। चलो निकालते हैं। हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, सारा डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे। पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी सब ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप एरिया कैलकुलेट करोगे बच्चों, जो आपने रेड कलर से बनाया है। चलो देखते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 20, या वेलोसिटी कितना है बच्चों, 20, और इधर से इधर कितना, 15। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 1/2 हाफ BH होता है क्या, हाफ BH। ब्रेथ कितनी है, 0 से 15, तो आपने कह दिया 15। हाइट कितनी है, 0 से 20, आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले का एरिया निकल गया। अब इस वाले का एरिया निकालो, 15 से 25 मतलब कितना बच्चों, हाफ। 15 से 25 का मतलब 10। और फिर आपसे कह दिया हाइट कितना है इस ट्रायंगल का, जितना इसका था, यानी 20। ठीक, प्लस इस वाले का एरिया आपने कहा सर 25 से 30 तक गया, और 35 के बाद यहाँ कितना आ गया, 20 तक। तो ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, 25 से 30, यानी कि हाफ इंटू 5, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, 20। आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने कहा बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एरिया, आपने कहा ये हाइट है 20 मीटर की, और यहाँ पर की लेंथ कितनी है इसकी, आपने कहा 5, तो 1/2 5 इंटू 20। चलो कैलकुलेट कर डालो। जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की तो इससे इसको कैंसिल किया, कितना है बच्चों, 10। इससे इसको कैंसिल किया, कितना आया, 10। फिर इससे इसको कैंसिल किया, कितना आया, 10। फिर इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आया, 10। अब कैलकुलेट कर डालो, 15 इंटू 10, 150, प्लस 10 इंटू 10 100। फिर मैंने कहा 5 इंटू 10 50, प्लस 5 इंटू 10 50। ऐड कर डालो, कितना आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 प्लस 50, कितना हो गया बच्चों, 350 मीटर। ठीक,
तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया बच्चों, कितना डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस आया है, सब आपने ऊपर वाला भी ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों आपने ऐड कर दिया, तो कितना है बच्चों 350 मीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया था। अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एक काम करते हैं डिस्प्लेसमेंट जरा देख लेते हैं, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। मैंने बताया बच्चों ऊपर का ट्रायंगल आप क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं और नीचे का ट्रायंगल आप क्या करते हैं निगेटिव लेते हैं, जब आपको क्या लेना हो वेलोसिटी, है ना, जब वेलोसिटी की बात कहे तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना होगा। चलो निकाल लेते हैं। एरिया कितना होता है बच्चों, हाफ बी एच, मैंने कहा देखो हाफ और सॉरी ब्रेथ कितनी है इसकी 0 से 15 और 15 से 25, टोटल अगर देखा जाए 25 है ना, टोटल देखा जाए 25। एक काम करते टुकड़ों में निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल बच्चों ये वाला, फिर आपने कहा एक ट्रायंगल ये वाला, फिर आपने कहा एक ट्रायंगल ये वाला, चारों का एरिया निकालेंगे, ये दो ट्रायंगल ऊपर इनको ऐड कर देंगे और ये दोनों ट्रायंगल बच्चों नीचे इनको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चाहो तो आप एक बार में पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आपको इसे टुकड़े में ताकि आपको ईजी लगे, है ना, आसान लगे। तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये वाला कितना उसका 15 इंटू 20, तो 15 इंटू 20, फिर ऊपर एक और ट्रायंगल आपने कहा सर ये वाला, इसको आपने कहा ट्रायंगल नंबर 1, इसको कहा आपने 2, इसको आपने कहा 3, इसको आपने कहा 4, 3 और 4 माइनस में, 1 और 2 प्लस में, है ना, 1 और 2 प्लस में। चलो अगला देखो, ये वाला प्लस में 1 और सेकेंड ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 10 इंटू 20, इतना आपका पॉजिटिव, बाकी आपका मैंने कहा निगेटिव। देखो जो टाइम एक्सिस के नीचे है वो निगेटिव एरिया होगा, तो देखो ये थर्ड वाले का ये 5 और इतना कितना बच्चों 20, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 20, फिर 1/5 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 20, तो कैलकुलेट कर डालो, कैलकुलेट करो बताओ कितना आया। आपने कहा सर 2 से कैंसिल किया आया 10, फिर 2 से कैंसिल किया कितना है बच्चों 10, फिर 2 से कैंसिल किया कितना है 10, फिर 2 से कैंसिल किया कितना है बच्चों 10। जब आपने कैलकुलेशन किया तो कितना आया 150 प्लस कितना आया बच्चों 100 माइनस 5 इंटू 10 50, फिर देखो माइनस 5 इंटू 10 50, 50 50 100, और 100 में से 100 गया बच्चों कितना 0, कितना आया 150 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 150 मीटर, जबकि आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था बच्चों, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था 350, डिस्टेंस आपका 350 मीटर था और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों 150 मीटर। बात समझ में आ रही, 150 और 350, ये आपका दो आंसर आ गए। चलो ये क्वेश्चन हो गया और आपका आज का सेशन भी हो गया। बच्चों आप लोगों को इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप हमको इस नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा करके आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज का सेशन इतना ही।